जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सानिध्यम परिवार में। छंद प्रकरण की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे छंद की बेसिक बातों की, यानी बेसिक चीज़ों की, जिसमें आपका छंद क्या है, मात्रा ज्ञान क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाला पार्ट होता है। तो बिल्कुल इसी की चर्चा हम इसकी क्लास में करने वाले हैं। तो बिना गवाही तुरंत से जुड़िए। प्रियंका, महेंद्र, रेखा, प्रभुलाल, अजय वर्मा, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। 15 मिनट लेट हो गए भाई, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है चीज़ें। इससे पहले कुछ क्लासेस जो है वो चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा देर हुआ, कोई नहीं। चलिए ज्वाइन करें फटाफट से। छंद के पहले पार्ट की हम चर्चा करने वाले हैं। छंद के पहले पार्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप बिना समय गंवाए क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए, छंद, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके का साहित्य उपलब्ध होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य वो होता है जिसमें पद रचना के कोई नियम नहीं होते हैं, जिसको सामान्य रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जब पद्य की रचना की जाती है तो वहां छंदों के नियमों का अनिवार्यतः पालन किया जाता है। छंद नियमों का अनिवार्यतः पालन किया जाता है। छंद के आधार पर ही पद्य की रचना की जाती है। यानी कि आप ये समझिए कि छंद किसे कहते हैं, जिस शास्त्र में, छंद शास्त्र यानी जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियम बताए गए हैं उसे क्या कहा जाता है, छंद शास्त्र कहा जाता है। जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियम बताए गए हैं उसको छंद शास्त्र कहा जाता है। बिल्कुल हेडिंग डाल लिया। चलिए बढ़िए, तो सबसे पहले बात करते हैं, छंद किसे कहते हैं, जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियम बताए गए हैं उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियम बताए गए हैं उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता किसको माना जाता है, आचार्य पिंगल को, ऋषि पिंगल को माना जाता है। पिंगल मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है, पिंगल मुनि को माना जाता है। और ये पिंगल मुनि कौन थे भाई, पाणिनि के भ्राता थे। पिंगल मुनि जो थे वो कौन थे, पाणिनि के भ्राता थे। तो जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियम बताए गए हैं उसे छंद शास्त्र कहा जाता है। छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता कौन है, पिंगल मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है, पिंगल मुनि। इन पिंगल मुनि के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई, इनके द्वारा छंद सूत्रम, कौन सा, छंद सूत्रम ग्रंथ की रचना की गई। कौन से ग्रंथ की रचना की गई भैया, छंद सूत्रम ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें इन्होंने क्या बताए, जिसमें इन्होंने पद्य रचना के नियम यानी छंद के नियम इनके द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से छंद होते हैं, किस छंद की क्या क्या पहचान होती है, ये सारी चीजें किस में बताई गई हैं, छंद सूत्र में आचार्य पिंगल या पिंगल मुनि के द्वारा बताई गई हैं। धर्मेंद्र, सरोज, भरत, अजय, सभी को प्रणाम, नमस्कार। बिल्कुल नोट करते चले जाइए। जहां नोट करने की चीज है वहां नोट करेंगे और जहां सीखने की चीज है वहां पेन डाउन करके सिर्फ क्या करेंगे, सीखेंगे। नोटेड, चलें भाई। बिल्कुल, अब छंद शास्त्र से जुड़े हुए कुछ प्रमुख ग्रंथ, हालांकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न कम रहती है संभावना, पर फिर भी 5-6 प्रमुख ग्रंथ हैं, उनको एक बार जान लीजिए कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो छंद शास्त्रीय, प्रमुख छंद शास्त्रीय ग्रंथ हैं। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, छंद सूत्रम, जो किसके द्वारा लिखा गया, आचार्य पिंगल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, पिंगल मुनि के द्वारा लिखा गया। सुब्रत तिलक, मैंने कहा क्षेमेंद्र, आप एक चीज याद रखना, यहां पर बहुत काम की बात बता रहा हूं कि अगर किसी भी कवि के छंद के बारे में प्रश्न हो, जैसे कालिदास का प्रिय छंद तो कौन सा है, उपजाति और अनुष्टुप है, लेकिन क्षेमेंद्र ने क्या कहा है, मंदाक्रांता को कहा है। तो अगर छंद से जुड़ा प्रश्न आ जाए, प्रश्न यही हो कि भाई किस कवि का कौन सा छंद है वो किसने बताया, जैसे कालिदास का मंदाक्रांता छंद किस कवि ने प्रिय बताया है। तो छंद से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न आता है, किसी भी कवि का विशेष छंद पूछा जाता है किसी के द्वारा, तो बेधड़क क्या कर देना, क्षेमेंद्र, क्योंकि इन्होंने सभी कवियों के प्रिय छंद बताए हैं। सभी कवियों के प्रिय छंद किसने बताए हैं, क्षेमेंद्र ने। कौन सी ग्रंथ में, सुब्रत तलक, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है इनका। छंद रचना का कौन सा है, सुब्रत तलक। छंदो अनुशासन किसके द्वारा लिखित है, जय कीर्ति के द्वारा लिखित है। छंदो अनुशासन किसके द्वारा लिखित है, जय कीर्ति के द्वारा। छंदो मंजरी गंगादास के द्वारा लिखित है।
वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट के द्वारा लिखित है और सुब्रतबोध कालिदास के द्वारा लिखित है। श्रुतबोध किसके द्वारा लिखित है? कालिदास के द्वारा लिखित है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं। छंद सूत्र पिंगल मुनि, सुब्रतलक क्षेमेंद्र, छंदोनुशासनम जयकीर्ति, छंदो मंजरी गंगादास, वृत्त रत्नाकर, केदार भट्ट, श्रुतबोध कालिदास। श्रुतबोध कालिदास, ये सभी जो हैं वो कौन से ग्रंथ हैं? छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। सभी के सभी कैसे ग्रंथ हैं? छंद शास्त्रीय ग्रंथ है, जो किसके द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास नहीं, सॉरी, छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। यहां एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, अगर कहीं पर आपके पास में पुस्तक है तो उसमें एक बड़ी मिस्टेक हुई है। कौन सी? वहां श्रुतबोध के रचयिता कालिदास की जगह भरतमुनि टाइप हो गए हैं, और मुझे भी अब पता लगा, किसी ने बताया कि सब ये क्या हो गया, तो कई बार हो जाती है, उसको काट के कालिदास कर लेना। श्रुतबोध भरतमुनि की नहीं है, श्रुतबोध कालिदास की रचना है। छंद शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हुए हैं वहां पर, तो आप क्या करेंगे, उसको श्रुतबोध को भरतमुनि के स्थान पर क्या कर देंगे? कालिदास कर देंगे। चलें, अब ये केवल बेसिक परिचय। परीक्षा में प्रश्न क्या होता है? परीक्षा में प्रश्न आता है आपका छंद को पहचानना, यति से संबंधित और छंद के लक्षण से संबंधित। तो प्रत्येक चीज की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम ज्ञात करेंगे मात्रा ज्ञान की। पहले चर्चा किसकी करेंगे? मात्रा ज्ञान की करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? मात्रा ज्ञान ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रथम दृष्टया कौन सा होता है? मात्रा ज्ञान ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो बिल्कुल आइए, मात्रा हेडिंग डालो। अब यहां से आगे लिखना कम है और सीखना ज्यादा है, क्योंकि यहां से आगे अगर आज नहीं सीखा तो छंद में उतनी तकलीफ होगी जितनी लहसुन की तेज मिर्च वाली चटनी खाने में होती है। अच्छी तो लगती है, लेकिन मिर्ची तेज होती है, इसलिए क्या करते हैं हम, खा नहीं पाते उसको। तो बिल्कुल यहां भी सीखना है। मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को ही क्या कहा जाता है? मात्रा कह दिया जाता है। उस समय को ही क्या कह दिया जाता है? मात्रा कह दिया जाता है। उस समय को ही मात्रा कह दिया जाता है। नोट करो फटाफट से। मात्रा कह दिया जाता है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा कह दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी देर समझिए, उसके बाद नोट करेंगे। ये मात्रा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। मात्रा के कितने रूप होते हैं? दो। छंद शास्त्र की वैसे मात्राएं जो है हमारी प्लुत मात्रा भी होती है, लेकिन छंद शास्त्र में केवल दो मात्राओं का प्रयोग है, इसलिए दो रूप यहां पर मिलते हैं। पहला रूप कौन सा मिलता है? ह्रस्व के रूप में, और दूसरी मात्रा कौन सी होती है? दीर्घ होती है। कौन सी होती है? दीर्घ होती है। ह्रस्व मात्रा का मतलब क्या है? ह्रस्व मात्रा का मतलब है उच्चारण में, किसमें? उच्चारण में एक मात्रा, किसके? एक मात्रा के बराबर समय लगे, एक मात्रा के समान समय लगेगा, वो तो कैसी कहलाती है? ह्रस्व मात्रा कहलाती है। जबकि जब उच्चारण में किसके समान समय लगे? जब उच्चारण में दो मात्रा, दो मात्रा के समान समय लगेगा, तो वो कैसी मात्रा कहलाती है? दीर्घ मात्रा कहलाती है। कैसी मात्रा कहलाती है? दीर्घ मात्रा कहलाती है। ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार की मात्राएं हमारे पास होती हैं, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, जिसके उच्चारण में कम समय। अ मतलब ह्रस्व है, आ मतलब कैसी है? दीर्घ। आ कैसी है? दीर्घ। इस ह्रस्व मात्रा को याद रखना, इस ह्रस्व मात्रा को आई के चिन्ह द्वारा, कौन से चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं छंद शास्त्र में?
आई के चिन्ह का, ये जो खड़ी पाई वाला चिन्ह होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ह्रस्व मात्रा के लिए। जबकि दीर्घ मात्रा के लिए एस बना सकते हो, या फिर आप कौन सा चिन्ह कह सकते हो? अवग्रह चिन्ह भी इसको कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व मात्रा के लिए आई जैसे चिन्ह का, और दीर्घ मात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एस जैसे चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। सत्येंद्र नमस्कार भैया। एस का चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। आज शाम को 8 बजे समास का सॉल्यूशन है, टेस्ट दे लेना और सारे काम धाम छोड़ करके वो सॉल्यूशन देखना। पूरा समास जो आपने पढ़ा है ना, संपूर्ण निचोड़ आ जाएगा उसमें। यानी 50 क्वेश्चन में 150 से 200 प्रश्न कराऊंगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। वो समास का सॉल्यूशन आज आपको देखना ही देखना है। संपूर्ण समास का दौरान हो जाएगा आपका कंप्लीट। आई के चिन्ह द्वारा, किसके द्वारा? आई के चिन्ह के द्वारा। और एस के चिन्ह द्वारा किसको किया जाता है? दीर्घ को। बहुत ज्यादा नहीं निकला है, आप थोड़ा सा जगह छोड़ सकते हैं। वी कुमार, एक पेज आप छोड़ सकते हैं। देखो हमने क्या क्या लिखा है, हमने छंद का परिचय लिखा है, उसके बाद में कुछ छंद की रचनाएं लिखी हैं। 6 लाइन ये रही आपकी, और कितनी है? 3, 4, 5 लाइन ये रही आपकी। और उसके बाद में ये मात्रा की चर्चा हम अभी कर ही रहे हैं। मात्रा की चर्चा हम कर ही रहे हैं। चलें, यहां तक हो गया। कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी चीज को अगले पेज पर लेकर के चल रहा हूं। जब तक मैं ना कह दूं तब तक लिखना मत। सिर्फ क्या करना, मुझे पता है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन एक मात्रा गलत हुई और आपका छंद गलत हो गया, इसलिए बिल्कुल तसल्ली। चलें भाई आगे। बिल्कुल, आइए, हम मात्रा की बात कर रहे थे। तो मात्रा को हमने 2 पार्ट में बांट लिया था, और हमने क्या कहा था? यहां आप कंटिन्यू करिएगा, वहां पर मैं पिछले को यहां ला रहा हूं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। यानी यहां हमने ह्रस्व मात्रा के लिए आई का चिन्ह लगा लिया था, और दीर्घ मात्रा के लिए किसका लगा लिया था? एस जैसा चिन्ह। अब दो महत्वपूर्ण चीजें, ह्रस्व मात्रा युक्त वर्ण, यानी कि किसी ह्रस्व मात्रा से युक्त वर्ण जो होगा, वो युक्त वर्ण कैसा कहलाता है? लघु कहलाता है। ह्रस्व मात्रा से युक्त वर्ण क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। जबकि दीर्घ मात्रा युक्त वर्ण क्या कहलाएगा? गुरु कहलाता। क्या कहलाता है बेटा? दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण गुरु कहलाएगा। ह्रस्व मात्रा जिसमें आ रही है वो लघु, और दीर्घ मात्रा जिसमें आ रही है वो क्या कहलाएगा? गुरु कहलाता है। अगला पॉइंट, ह्रस्व मात्रा को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ह्रस्व मात्रा को एक गिना जाता है। ह्रस्व मात्रा को कितनी गिनते हैं? 1। जबकि दीर्घ मात्रा को, दीर्घ मात्रा को 2 गिना जाता है। या दीर्घ मात्रा को कितना गिनते हैं बेटा? दीर्घ मात्रा को 2 गिनते हैं। दीर्घ मात्रा को 2 गिनते हैं। ह्रस्व को कितना गिनेंगे? 1। दीर्घ को कितना गिनेंगे? 2। लेकिन अब अगर वर्ण की बात आ गई तो ह्रस्व मात्रा से युक्त वर्ण क्या कहला था? लघु। ह्रस्व मात्रा से युक्त वर्ण क्या कहला रहा था? लघु कहला रहा था। तो इसका मतलब लघु वर्ण कौन सा? लघु वर्ण को कितना गिनोगे? 1 गिना जाता है। लघु वर्ण को 1 गिनते हैं, कर दो, या गिना जाता है, जो आपको ठीक लगा जाए। लघु वर्ण को 1 गिनते हैं, जबकि गुरु वर्ण को, कौन से वर्ण को? गुरु वर्ण को कितना गिनेंगे भाई? 1 ही गिनते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, गलती मत कर जाना।
मात्रा गिनने में अलग अलग होंगी, लेकिन वर्ण गिनोगे तो चाहे लघु हो और चाहे गुरु हो, दोनों को एक ही गिनोगे। दोनों को कितना गिना जाएगा? दोनों को एक ही गिना जाता है, दोनों को एक ही गिना जाता है। इस तरीके से ये रहेंगी आपकी। अब ह्रस्व मात्राएं कौन सी होंगी? ह्रस्व स्वर जो होते हैं उन सभी की मात्रा कैसी रहेगी? ह्रस्व रहेगी। ह्रस्व मात्रा मतलब आप मात्रा लगा सकते हैं, लगा लोगे क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सब। ये देखिए, लगाइए, ये ह्रस्व 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 और ह्रस्व, सभी को कितनी गिनोगे? एक एक। यानी कि मात्रा भी कितनी है? एक है, और वर्ण भी कितने हैं? एक एक ही है। वर्ण भी कितने हैं? एक है। इधर आ जाओ, जो दीर्घ स्वर होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको कितना गिना जाता है? दो गिना जाता है। दो गिना जाता है तो उनकी मात्राएं दीर्घ 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 दीर्घ, और अगर किसी शब्द में ये मात्राएं आएंगी तो सभी वर्ण कैसे हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। और दीर्घ हैं तो इनकी मात्रा को कितना गिनोगे? इनकी मात्रा को दो गिना जाता है, लेकिन इनसे युक्त वर्ण जो होगा उसको भी कितना गिना जाएगा? एक ही गिना जाता है। इनसे युक्त वर्ण को भी कितना गिना जाता है? एक ही गिना जाता है। मात्राएं दो। गुरु जो दीर्घ मात्रा होती है उसको हमेशा दो गिनते हैं, छंद शास्त्र का नियम है। वर्ण को एक गिन। आगे एक एक चीज समझाऊंगा। बिल्कुल क्लियर हुआ? जहां ये ह्रस्व मात्राएं आएंगी उसको एक गिनेंगे और वर्ण को भी एक गिनेंगे। जहां ये दीर्घ मात्राएं आएंगी तो वहां मात्रा को दो गिनेंगे। हमारे पास एक मात्रिक छंद होता है आर्या, वहां मात्रा गिन करके छंद का निर्धारण होता है। तो जब मात्रा गिनेंगे तब तो किसका ध्यान रखेंगे? मात्राओं का। ह्रस्व को एक और दीर्घ को दो। लेकिन जब वर्ण गिनेंगे उस समय किसका ध्यान रखेंगे? मात्रा का नहीं, वर्ण का। चाहे लघु वर्ण आए और चाहे गुरु वर्ण आए, गिनेंगे कितना? एक ही। गिनेंगे कितना? एक ही। एक बार नोट करो, फिर आगे समझाता हूं। एक एक चीज आपके सामने मात्रा एक और दो के रूप में गिनी जाएंगी, जबकि वर्ण एक और एक के रूप में ही गिने जाएंगे। वर्ण चाहे लघु हो चाहे गुरु हो उसको दो नहीं गिना जा सकता, उसको दो नहीं गिना जा सकता। नोटेड करो। आगे मात्रा लगा करके भी बताऊंगा और गिन करके भी बताऊंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सीखते चले जाओ।
ये क्लास जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो छंद चुटकियों में होगा, इसके बाद तो कैसे हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, बशर्ते क्या आ गया, मात्रा लगाना हमें आ जाता है। चलें भाई, गति ठीक ठाक रखो, नहीं तो मैं साथ के साथ लिखने के लिए कह दूंगा। देखो इस पीछे लिखने का मतलब सिर्फ इतना होता है जिससे आप तसल्ली से समझने पर फोकस कर सको। वी कुमार प्रत्यय कब कर पाओगे? अब भैया एक साथ तो सारी चीजें होनी नहीं है, पर इतना है कि आज मेरा टारगेट है कि आज आपके छंद पूरे कर दूंगा। मैं सुबह क्लास लूंगा और शाम को लूंगा, छंद पूरा कर दूंगा आज। उसके बाद में आपके महत्वपूर्ण टॉपिक दो ही तो बचे, प्रत्यय और अलंकार, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो प्रत्यय शुरू कर देंगे, कल से कर देंगे, क्या दिक्कत है। डन, चलो आगे। ये मात्रा समझ में आ गई। ह्रस्व मात्रा युक्त वर्ण को क्या गिनोगे? लघु। दीर्घ मात्रा युक्त वर्ण को क्या कहोगे? गुरु कहेंगे। बिल्कुल, ह्रस्व मात्रा किसकी होंगी? जो हमारे मूल स्वर हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हीं की क्या होती है? ह्रस्व मात्रा होती है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी कैसी मात्रा होती है? दीर्घ मात्रा हो जाती है। उनकी कैसी मात्रा हो जाती है? दीर्घ मात्रा हो जाती है। कहा गया है लघु गुरु सिद्धांत, नोट करें, लघु गुरु सिद्धांत, संयुक्त माध्यम, हेडिंग डालो, लघु गुरु सिद्धांत। यानी सामान्य नियम तो मैंने आपको बता दिया कि ह्रस्व स्वर आ जाए तो लघु मात्रा कर देंगे, लघु वर्ण यानी ह्रस्व मात्रा कर देंगे, और दीर्घ वर्ण आ जाएगा, स्वर आ जाएगा तो दीर्घ मात्रा यानी गुरु वर्ण कर देंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो दीर्घ है वो तो हमेशा कैसा रहेगा? दीर्घ ही रहेगा। जो दीर्घ है वो तो हमेशा दीर्घ ही रहेगा, लेकिन जो ह्रस्व है उसको कुछ परिस्थितियों में दीर्घ कर दिया जाता है। वो आज आपको समझना है, कहां कहां दीर्घ किया जाता है। दीर्घ कर दिया। संयुक्तम आद्यम दीर्घम, संयुक्त अक्षर से आद्य मतलब पहले वाला कैसा होगा? दीर्घ होता है। स अनुस्वारम, अनुस्वारेण सहितम, कौन सा समास हुआ? अव्ययभाव, युगपत अर्थ में, अनुस्वार से युक्त। विसर्ग सम्मिश्रम, तथा विसर्ग युक्त वर्ण को विज्ञेयम अक्षरम गुरु, तथा पाद के अंत में स्थित वर्ण को, अक्षरम यानी अक्षर को, विकल्पेन विकल्प से गुरु विज्ञेयम, गुरु समझना चाहिए। क्या कहा कि संयुक्त माध्यम दीर्घम, सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम, विज्ञेयम अक्षरम गुरु, पादांतस्थम विकल्पेन। क्या कहा कि आप हिंदी लिखेंगे तो लिखिए भैया, मानोगे तो हो नहीं। संयुक्त अक्षर, कौन सा अक्षर? संयुक्त अक्षर से आद्य, आद्य का मतलब क्या हुआ? पहले वाला, आद्य मतलब पहले वाला। संयुक्त अक्षर से आद्य यानी पूर्व वाला वर्ण, इसके अलावा स अनुस्वारम, अनुस्वार से युक्त वर्ण यानी जिसके ऊपर टीमकी लगी हुई हो, क्या लगा हुआ हो? अनुस्वार लगा हुआ हो, क्या कहलाएगा? अनुस्वार युक्त वर्ण। फिर क्या कहा? विसर्ग सम्मिश्रम, तथा विसर्ग युक्त वर्ण, क्या युक्त? विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है। कैसा होता है? गुरु होता है। कैसा कहलाता है? गुरु कहलाता है। तीनों चीजें आ गई, संयुक्त अक्षर से पहले वाला, अनुस्वार जिस पे लग रहा है वो, और जिसके साथ में किसका प्रयोग हो रहा है? विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, वो कैसा कहलाता है? गुरु कहलाता है। तथा पाद अंतस्थम, तथा पाद, पाद मतलब चरण, चरण के अंत में स्थित, चरण के अंत में स्थित वर्ण को विकल्प से, कैसे? विकल्प से गुरु मान लिया
जाता है। यानी हमेशा नहीं, आवश्यकता होने पर चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से आवश्यकता होने पर क्या मान लिया जाता है? गुरु मान लिया जाता है। किसको? केवल और केवल चरण के अंतिम वर्ण को, बीच वाले को नहीं। और साथ के साथ क्या कहा? वो भी विकल्प से। गुरु, केवल लघु को गुरु माना जा सकता है, गुरु को लघु नहीं माना जा सकता। केवल अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु माना जा सकता है। नोट करिए। चले भाई, डन। क्या समझे? संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण, जिसके साथ अनुस्वार लगा हुआ वो वर्ण, जिसके अंत में विसर्ग लगा हुआ हो वो वर्ण विकल्प से कैसा माना जा सकता है? गुरु माना जा सकता है। विकल्प से कैसा माना जा सकता है? गुरु माना जा, वो गुरु होंगे, लेकिन चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु माना जा सकता है, गुरु माना जा सकता है। चलिए आगे। अब एक एक चीज समझिए, एक एक चीज आपको समझनी है। क्या कहा? ह्रस्व स्वर से युक्त वर्ण लघु होता है। ह्रस्व स्वर से युक्त वर्ण कैसा होता है? लघु होता है। बिल्कुल, ह्रस्व स्वर से युक्त वर्ण कैसा होता है? लघु होता है। बिल्कुल, आप लोग नोट कीजिए। बिल्कुल, मैं फटाफट आपको एक बहुत ही प्यारी चीज यहां पर लिखाऊंगा। इन शब्दों को तो यहां से हटा देते हैं और दूसरे शब्द आपको लिखा दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए क्या कहा था हमने कहा था कि भैया ह्रस्व स्वर से युक्त वर्ण कैसा होगा? नंबर 1। अब इसको वैसे अंडरस्टूड सी बात होती है, जिसपे ह्रस्व स्वर है वो लघु होता है, लेकिन मैं एक एक बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूं कि कोई गलती नहीं चाहिए। ह्रस्व स्वर कौन से थे? ये थे। इनसे युक्त वर्ण कैसा होगा? लघु। लघु के लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग करोगे? आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आई का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। तो ये तो केवल स्वर थे। अगर ये किसी व्यंजन में आ जाए तो व्यंजन भी इसी रूप में आएंगे। क में ह्रस्व अ है, कैसा हो जाएगा बेटा? लघु। की में ह्रस्व ई है, कैसा हो जाएगा? लघु। कु में ह्रस्व उ है, कैसा हो जाएगा? लघु। क्री में ह्रस्व री है, कैसी हो जाएगी? लघु। त कोई भी अक्षर ले सकते हो। त कैसा हो जाएगा? लघु। ती कैसा हो जाएगा? लघु। तू कैसा हो जाएगा? लघु। और ये भी कैसा हो जाएगा? लघु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लघु हो जाएगा। यानी इसी किसी वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है? ह्रस्व, यानी छोटे वाला स्वर आ रहा है, तो उसको कैसा कहा जाएगा? लघु कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? लघु कहा जाता है। कैसे? अब 2 3 4 शब्द मैं आपको लिखा रहा हूं। जैसे हमने लिखा लघु, मधु, दधि, ओके, हम दोबारा लिख देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए क्या क्या लिखाए थे? लघु, मधु, दधि और मधुनी। 4 शब्द आपने लिखे। ऐसे ही शब्द तो आते हैं भाई, शब्द ऐसे ही आते हैं ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक बार बोर्ड पे देखो और समझो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। हम क्या करेंगे? इस पे मात्रा लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा? मात्रा लगाते हैं। लघु में ल में कौन सा स्वर है? ए, कैसा रहेगा? लघु। घ में कैसा है? लघु। मात्राएं कितनी हो गई? 1 और 1 2। यानी इस शब्द में, क्योंकि हमें तो पूरे चरण की मात्राएं गिननी पड़ेंगी, जहां गिनेंगी, तो इस शब्द में मात्रा कितनी हो गई? 2। और वर्ण कितने हो गए? 2।
वर्ण कितने हो गए? अब आप बनाओ तीनों को, लगाएं। लघु लघु, मात्रा कितनी हो गई? 2, और वर्ण भी 2 ही हुए। दधि लघु लघु, मात्रा कितनी हो गई? 2, और वर्ण कितने हो गए? 2। वर्ण कितने हो गए? 2 हो गए। मधुनी लघु लघु लघु, मात्रा कितनी हुई? 3, और वर्ण भी कितने हो गए? 3 हो गए। इस तरीके से कहना जाएगा। चलिए, तो जहां ह्रस्व स्वर आएगा वो वर्ण कैसा रहेगा? लघु रहेगा। लघु के आई आई जैसे चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मात्रा को एक एक गिनेंगे। अब मधु शब्द, लघु शब्द में 2 मात्राएं आ रही थी तो 2 मात्राएं हो गई और 2 ही वर्ण आ रहे थे। इसी तरीके से मधुनी शब्द में 3 मात्राएं हो गई और 3 ही क्या हो गए? वर्ण हो गए। तो लघु लघु में तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जितने लघु वर्ण होंगे उतनी लघु मात्राएं होंगी। अंतर कब आएगा? जब लघु और गुरु दोनों का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा देवियों? मिश्रण हो जाएगा सज्जनों। उस समय क्या किया जाएगा? प्रॉब्लम होगी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं, आप लोगों ने भी मात्राएं लगा ली होंगी। चलिए, अब आइए आगे कुछ शब्दों के साथ चलते हैं। ये रहे। अब इसमें क्या कहा कि दीर्घ स्वर से युक्त वर्ण गुरु होता है। दीर्घ स्वर से युक्त वर्ण कैसा होता है? गुरु होता है। कौन गुरु होगा? दीर्घ स्वर से युक्त। जैसे आ कैसा रहेगा बेटा? आ रहेगा आपका गुरु, गुरु, उबी, री, ए, आई, ओ और औ, ये सभी के सभी मात्राएं अगर आएंगी तो कैसी रहेंगी? गुरु रहेंगी। ये सभी की सभी मात्राएं अगर आएंगी तो कैसी रहेंगी? गुरु रहेंगी। का, की, कु, अगर ये तो केवल सीधे सीधे स्वर आ गए, स्वर नहीं आए और इनकी जगह क्या आ जाए? कोई व्यंजन आ जाता है तो का की मात्रा गुरु, की मात्रा गुरु, कु और क्री, चारों मात्राएं कैसी होंगी? दीर्घ होंगी। और वर्ण कैसा कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। ता दीर्घ मात्रा, ती दीर्घ, तू दीर्घ और त्री भी कैसी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। त्री भी कैसी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। तो वर्ण कैसा कहलाएगा? गुरु। ह्रस्व मात्रा से युक्त वर्ण को लघु कहा जाता है और दीर्घ मात्रा से युक्त वर्ण को गुरु कहा जाता है। तो बिल्कुल तसल्ली से क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ये जो क में री लग रही है ना, अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं दिखा देता हूं भाई। इसको ऐसे लगा लेना आप लोग। क में ये डबल री है और ये त में भी क्या है? डबल री है। और यहां पितृ नाम में जो री आ रही है ये भी कैसी है? डबल है। अब हम क्या करते हैं? आइए मात्रा लगाते हैं। और मात्रा लगाते हैं तो देखो क्या शब्द था? लता। बताओ, ल ह्रस्व स्वर है, मात्रा कैसी रहेगी? लघु। ता दीर्घ स्वर है, मात्रा कैसी रहेगी बेटा? गुरु रहेगी। अब आपसे पूछा जाए कि साहब बताओ कितनी मात्राएं, तो मात्राएं कितनी हो गई? 2 तो गुरु और 1 लघु, यानी इस शब्द में मात्रा तो हो गई 3 और वर्ण कितने हो गए? 2 रहेंगे। वर्ण कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो बिल्कुल अब आप इसी प्रकार इन वर्णों को गिनते चले जाइए और खुद मात्रा लगाइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि जो मैं सिखा रहा हूं वहां तक जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अन्यथा आपका ध्यान कहीं और है। नीचे लिखें मात्रा कितनी है और वर्ण कितने, वो भी निज कर कमलों से लिखें। डन बेटा, लगा ली भाई। देखो बालकऊ कैसे लगाएंगे बोलो? गुरु लघु गुरु।
पितृणाम लघु गुरु गुरु, नहीं इस पे कोई मात्रा नहीं लगती, ठीक है। नदी लघु और गुरु, गुरु गुरु और लघु, ठीक है, ये मात्राएं लगी। अब बालकों में कितनी मात्राएं हो गई? 5, और वर्ण कितने हो गए? 3, मात्रा 5 और वर्ण। पितृणाम मात्राएं कितनी हो गई? 5 और वर्ण कितने हो गए? 3। हलंत अक्षर की शब्द जो होता है वो आधा होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसका क्या यूज होता है हम आगे सीखेंगे। नदी वर्ण मात्राएं कितनी हो गई? 3 और वर्ण कितने हो गए? 2। दीनेशु मात्राएं कितनी हो गई? 5 और वर्ण कितने हो गए? 3 हो गए। वर्ण कितने हो गए? 3 हो गए। बिल्कुल। यहां तक एक बार मुझे बता दो, क्या किसी को कोई तकलीफ हुई है? नहीं है। कोई ऐसा बंदा जिसको यहां तक कि सब मेरी ये समझ में नहीं आया है, वो मुझे बताने का कष्ट करें। पूरी? चलो बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताएं क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है। बहुत धीरे और सहज तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 6 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, 6 से 7। तो 6-7 प्रश्नों में से मुझे सिंगल प्रश्न गलत नहीं चाहिए, क्योंकि गलत करने के लिए बहुत जगह है। ये तो ऐसे प्रश्न हैं जिनको अपन किसी भी कीमत पर गलत नहीं करेंगे। भाई यहां गलती करने का मतलब है आप फिर कंपटीशन देने ही मत जाना, क्योंकि इनको तो जो तैयारी करने वाले हैं उनमें से तो कोई गलत करने वाला है नहीं। और अगर आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आप घनघोर लापरवाही कर रहे हो, मतलब बच्चों से कह रहा हूं मैं। चलें बेटा, छंद के क्वेश्चन मेरे कभी भी गलत नहीं होते। बहुत अच्छी बात है शशि, नहीं होने चाहिए। ये तो थी सामान्य जानकारी किसकी? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की। लेकिन अब हमने जो श्लोक पढ़ा था, कौन सा? संयुक्त आद्यम गुरु वाला। तो अब वहां से जुड़ी हुई कुछ चीजें कि कब हम ह्रस्व स्वर वाले वर्ण को भी दीर्घ मान सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थिति में। बिल्कुल इसी पर आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 लिखो। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। अनुस्वार युक्त वर्ण कैसा होता है? गुरु हो जाता है। जिस वर्ण के ऊपर क्या लगा हुआ हो? अनुस्वार। जैसे देखो, और अनुस्वार हमेशा कहा ना, अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ आता है। अनुस्वार हमेशा किसके साथ आता है? स्वर। तो क के ऊपर अनुस्वार है, कैसा हो जाएगा? गुरु। की के ऊपर अनुस्वार गुरु। कु के ऊपर अनुस्वार गुरु। त के ऊपर गुरु। तिम गुरु। और तुम भाई ह्रस्व स्वर पे आएगा तो गुरु करना है। अब मानो ये ताम के ऊपर आया तो ता तो पहले से ही गुरु है, तो उसको तो अलग से गुरु करने की जरूरत भी कहां है। ठीक है, तो अगर दीर्घ स्वर के साथ में आ रहा है तो वो तो ऑलरेडी गुरु है, क्योंकि वहां दीर्घ स्वर आ चुका है। लेकिन ह्रस्व स्वर के साथ में अगर क्या आता है? ह्रस्व स्वर के साथ में अगर अनुस्वार आएगा तो वो गुरु हो जाएगा, वो गुरु हो जाएगा। चलिए लगाइए, मात्राएं आपके सामने हैं और गिनिए वर्णों को, वो भी आपके सामने हैं। रामम क्या करेंगे? गुरु गुरु। हरिम लघु और गुरु। रामम में वर्ण कितने हो गई? मात्रा हो गई 4 और वर्ण हो गए 2। हरिम ह तो लघु था लेकिन र पे अनुस्वार आ रहा था, क्या कर दिया? गुरु कर दिया, तो मात्रा हो गई 3 और वर्ण हो गए 2। संवादम से पे ह्रस्व स्वर है लेकिन अनुस्वार आ रहा है, गुरु करेंगे, वह गुरु है। और दै भी कैसा हो जाएगा? अनुस्वार आ रहा है, गुरु हो जाएगा। संवादम। अब यहां देखो मात्रा तो हो गई 6 और वर्ण कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। वर्ण कितने रहेंगे भैया? 3 रहेंगे। गुरुम, अब यहां ये तो लघु है, ह्रस्व रहेगा, र में अनुस्वार आ गया, गुरु हो जाएगा। मात्रा हो गई 3 और वर्ण कितने हैं? 2 हैं। कमलम लघु लघु गुरु। कमलम लघु लघु गुरु हो जाएगा, तो मात्रा तो हो गई कितनी? 4 और वर्ण कितने हो गए? 2 हो गए। संयोगम गुरु
गुरु और गुरु। वर्ण तो कितने हो गए, मात्रा हो गई 6 और वर्ण हो गए 3। मात्रा हो गई 6 और वर्ण हो गए 3। तो इस प्रकार आपको अनुस्वार वाले वर्ण को क्या करना है, गुरु करना है। मान लो यहीं पर आपके लिए एक शब्द आ जाता कि साहब लताम आ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, एक शब्द और आ जाता, कौन सा, लताम। तो इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं, तनाव तो लेना ही नहीं है जिंदगी में। क्या करना है, ल लघु है, तो पहले से ही कैसा है, गुरु है। अनुस्वार आया तब भी गुरु और नहीं आता तब भी लता को क्या करते, गुरु ही करते। तो इस प्रकार 3 और 2 हो जाएंगे। डन, आगे बढ़ूं। चलिए हो गया। आइए अब नंबर 4, विसर्ग युक्त वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। नंबर अगला लिखो, विसर्ग युक्त वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। अच्छा, वर्ण 3, ओके। ये देखो इन बच्चों की दूरदृष्टि बहुत गजब है भाई, मान गए यार। वर्ण 3 हो गए, बिल्कुल दीपिका, बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब पूरा ध्यान यही है। अब क्या कहा कि विसर्ग युक्त वर्ण, जिसके साथ में विसर्ग आ रहा है वो भी कैसा रहेगा, गुरु रहेगा। कै, दीर्घ, की, दीर्घ, 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 दीर्घ और दीर्घ, यानी जिसके साथ में विसर्ग आएगा वो भी कैसा रहेगा, दीर्घ या गुरु ही रहेगा। लगाओ, रा पहले से ही दीर्घ स्वर है, म ह्रस्व लेकिन विसर्ग आ रहा है, गुरु हो जाएगा। मात्रा हो गई कितनी, 4 और वर्ण हो गए 2। हरि ह्रस्व और दीर्घ, हा तो ह्रस्व था लेकिन र में विसर्ग आ रहा है, दीर्घ हो जाएगा। मात्रा हो गई 3 और वर्ण हो गए 2। गुरु लघु और गुरु, लघु और गुरु, क्योंकि र में विसर्ग आ रहा है तो मात्रा कितनी हो गई, 3 और वर्ण हो गए 2। धेनु, अब धा पे तो पहले से दीर्घ स्वर है, ए आ रही है, गुरु रहेगा। न में स्वर ह्रस्व था लेकिन विसर्ग आ रहा है, गुरु हो जाएगा। मात्रा हो गई 4 और वर्ण कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और मेघ है में म में पहले से ही दीर्घ स्वर है, इसका मतलब गुरु रहेगा। घ में ह्रस्व स्वर के साथ विसर्ग आ रहा है, ये भी गुरु हो जाएगा। मात्रा होंगी 4 और वर्ण कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वर्ण कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलें अगला। अब ये हो गया अनुस्वार हो गया और विसर्ग हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है इसका, आधा अक्षर और संयुक्त अक्षर दोनों ही प्रताड़ित करते हैं और लगभग गलत करवा देते हैं, उसका विशेष ध्यान आपको रखना है। आइए, हलंत या अर्धवर्ण से पूर्व वाला वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। हलंत या अर्धवर्ण से पूर्व वाला वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। याद रखना, हलंत या वर्ण से कौन से वाला, पूर्व वाला कहा है हमने। हलंत वर्ण की स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती है, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, तो जिसमें या तो क्या आ जाए, हल यानी हलंत लग रहा हो, या फिर कैसा आ जाए, बीच में आएगा तो कई बार आधा आता है, कई बार हलंत लगा करके आता है। तो उस हलंत वर्ण से ठीक पहले वाला, खुद नहीं ठीक पहले वाला कैसा हो जाता है, गुरु हो जाता है। ठीक पहले वाला कैसा हो जाता है भैया, गुरु हो जाता है। जैसे रामस्य, अब आधा अक्षर कहां है, सियरा, तो इससे ठीक पहले वाला जो म है वो कैसा होगा, गुरु होगा। कैसा होगा, गुरु। या हलंत म आ रहा है, इससे ठीक पहले वाली जो ती है वो कैसी हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। यहां म आ रहा है हलंत, तो इसका मतलब इससे पहले जो र में उ आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। कश्चित, अब यहां तो दो दो चीजें आ रही हैं, ये श तो किसको गुरु करेगा, कै को, और तय किसको करेगा, चय को।
क्योंकि हलंत और आधा मतलब एक ही चीज होती है। और किंचित तो यह आ रहा है, इसका मतलब कै कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और चे के आगे आधा त आ रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। गिनो मात्राएं, रा दीर्घ और य लघु, मात्राएं कितनी हो गई, 5 और वर्ण कितने हो गए, 3। इसी तरह मतिम, म पे ह्रस्व मात्रा रहेगी, यानी मात्राएं हो गई 3 और वर्ण कितने रहेंगे, 2। आधे अक्षर की ना तो कोई मात्रा होती है और ना उसको वर्ण के रूप में गिना जाता है। आधे अक्षर की कोई मात्रा भी नहीं होती और उसको वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता है। गुरुम, अब ग तो लघु है तो इसका मतलब मात्राएं हो गई 3 और वर्ण हो गए 2। कश्चित, क भी गुरु ची भी गुरु, तो इसका मतलब मात्रा तो हो गई 4 और वर्ण कितने हो गए, 2 हो गए। 2 वर्ण क्यों, क्योंकि ये आदेश श ने गुरु कर दिया ना इसको। एक ध्यान रखना, कई बार हम क्या समझ लेते हैं कि तो मात्रा के अंदर आ गया, तो मात्रा के अंदर आ गया, तो कई बार ऐसा होता है कुछ अक्षर जो होते हैं वो मात्रा के अंदर आते हैं, आधे वाले, आधा अक्षर मात्रा के अंदर आता है और हलंत लगाते हैं तो मात्रा से बाहर आता है, ठीक है, तो इसलिए गुरु हो गया। अब ऐसे ही यहां आधा अक्षर यहां आ रहा था, इसने की को गुरु किया तो मात्राएं कितनी हो गई, 4 और वर्ण कितने हो गए, 2 हो गए। वर्ण कितने हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार आपका क्या हो गया, लघु गुरु सिद्धांत का 5वां नियम, जहां आधे अक्षर जो है अपने से ठीक पहले वाले को, खुद को नहीं, अपने से ठीक पहले वाले को क्या कर देगा, गुरु कर देता है। अपने से ठीक पहले वाले को क्या कर देता है, गुरु कर देता है। गुरु कर देता है। आगे चलें, डन। नंबर 6, इसको तसल्ली से समझ लेना, ठीक है। सावधानी हटी और नौकरी बटी, ठीक है, कोई और ले जाएगा, पक्की बात है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण कैसा होता है, गुरु होता है, ठीक। कैसा, खुद गुरु नहीं होगा, पहले वाला गुरु होगा। खुद गुरु नहीं होगा बल्कि पहला। अब साहब आपने तो क्षेत्रज्ञ लिख रखे हैं, सामान्यतः हम संयुक्त अक्षर में किसको पढ़ते हैं, क्षेत्रज्ञ को ही पढ़ते हैं, श्रेय को पढ़ लेते हैं, लेकिन आप देखना बहुत सारे वर्ण हैं जब 2 मिलके आ जाते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, संयुक्ति कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं। क्षय, क्षय कैसा होगा, कान के नीचे पड़ेगा तो कैसा होगा, लघु, वेरी गुड। तो 6 गुरु नहीं होगा, उससे ठीक पहले वाला जो होगा वो कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। खुद तो कैसा रहेगा, लघु ही रहेगा। यही तो गलती होती है यहां, त्रय से ठीक पहले वाला जो होगा वो कैसा होगा, गुरु। खुद तो कैसा है, लघु। और इसमें अगर मात्रा बड़ी हो जाती तो खुद कैसा हो जाता, गुरु हो जाता। गे से ठीक पहले वाला कैसा होगा, गुरु होगा, खुद कैसा है, लघु ही है। श्रेय ठीक पहले वाला कैसा होगा, गुरु होगा, खुद तो कैसा है, लघु ही है। द्य ठीक पहले वाला कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, खुद तो कैसा आ रहा है, लघु ही आ रहा है। द्व ठीक पहले वाला कैसा होगा, गुरु हो जाएगा, खुद तो कैसा है, लघु ही है। और ध ठीक पहले वाले को क्या करेंगे, गुरु कर देंगे, खुद तो कैसा है, लघु। लेकिन खुद मैंने लघु क्यों बताया कि सब में ए स्वर मिल रहा था। अगर स्वर कैसा आ जाता है, कोई और स्वर आ जाता है, आ गया, ए आ गया, तो उसके अनुसार ये दीर्घ भी हो सकता है खुद। तो खुद तो निर्भर करेगा खुद पर, खुद की मात्रा पर, या अपने से अगले वाले पर। छंद में जब भी मात्रा लगाओ तो नजर कहां रखनी है, अगले वाले पर। जीवन में नजर अपने वाले पर ही रखनी है, लेकिन छंद में मात्रा से लगाते समय नजर कहां रखनी है, अगले वाले पर रखनी है। किस पर रखनी है, अगले वाले पर रखनी है। तो देखिए, एक शब्द पर मैं मात्रा लगा रहा हूं। इतने शब्द मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे हर तरीके का शब्द आपके सामने आ जाए। आप कहां कहां कैसे कैसे गलतियां करते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रक्षक है, अब आपको सबसे पहले किसको पकड़ना है, संयुक्त अक्षर को पकड़ना है। क्षय कैसा है,
छह आपका संयुक्त अक्षर है, संयुक्त है, तो इसका मतलब इससे पहले वाला कैसा हो जाएगा, गुरु होगा। अब खुद किस पे डिपेंड करेगा, अपनी मात्रा पर, तो इसमें तो आ रहा है लघु है, क के साथ में विसर्ग आ रहा है, कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुरु। तो सभी पर मात्रा लगाओ, सभी के वर्ण गिनो और सभी की मात्राएं बताओ, फटाफट से बता दो मुझे, उसके बाद में मैं समझाऊंगा, जिससे ये तो पता लगे कि आप लोग खुद क्या कर रहे हो। शशि ने तो मात्राएं लगा दी, लघु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु, फिर कहा गुरु गुरु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शशि, शानदार। हाँ तो लगाओ मात्रा, तुम भी शानदार हो तो लगा के तो बताओ, जब तो मानूंगा समानदार हो। और मात्रा हमेशा शब्द के ऊपर लगती है, नीचे कब से लगने लग गई। छंद कितना हो गया भैया, मात्रा ज्ञान चल रहा है गणेश भैया, मात्रा ज्ञान चल रहा है। चलिए लगा ली होंगी। प लघु, वी कैसा हो जाएगा, गुरु, क्योंकि आगे संयुक्त है और त्रय में विसर्ग आ रहा है। अब देखो त्रय वैसे तो लघु था, लेकिन विसर्ग आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये द्वय संयुक्त है, वी को कैसा करेगा, गुरु कर देगा। खुद भी कैसा है, गुरु रहेगा। अब आधा ना इसको गुरु करता, ये तो ऑलरेडी गुरु है, आधे ना की कोई मात्रा नहीं होगी। क्षत्रिय, अब क्षय कैसा होगा बताओ, लघु होगा कि गुरु होगा, गुरु, क्योंकि आगे क्या है, त्रय आ रहा है, त्रय आ रहा है तो ये इसको क्या करेगा, गुरु करेगा। अब त्रय कैसा रहेगा, अब त्रय में तो छोटी ही मिली हुई है, इसका मतलब ये तो लघु रहेगा, और यह के साथ में विसर्ग आ रहा है, गुरु हो जाएगा। परिश्रमम, प लघु, लेकिन श्रेय आ रहा है तो री को कैसा करेगा, गुरु कर देगा, और श्रेय खुद लघु रहेगा, लेकिन हलंत मां होने के कारण म भी कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। विद्यार्थी, अब यहां पर तीनों ही गुरु होंगे, क्योंकि द्य तो क्या करेगा, वी को करेगा, ये संयुक्त था लेकिन इसमें दीर्घ स्वर है और यहां भी दीर्घ स्वर है, तीनों गुरु हो गए। विज्ञानम, वी क्या करेगा, ज्ञा वी को गुरु कर देगा, ज्ञा खुद गुरु है, और न के बाद में म आ रहा है, कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुरु। तो इसका मतलब अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखनी है आपकी मात्राएं। रक्षक, मात्रा कितनी, 5 और वर्ण कितने, 3। पवित्र, मात्रा 5 वर्ण 3। विद्वान, मात्रा 4 वर्ण 2। क्षत्रिय, मात्रा 5 और वर्ण 3। परिश्रमम, मात्रा 6 और वर्ण 4, 3 नहीं होंगे 4 होंगे, वर्ण 4 हैं। विद्यार्थी, मात्रा 6 और वर्ण 3 है। विज्ञानम में मात्रा 6 है और वर्ण 3 है। इस तरीके से ये संयुक्त अक्षर की बड़ी लाड़ी टेढ़ी सी कहानी है, जो आपको काफी तकलीफ देगी। इसके अलावा जो आपको संयुक्त अक्षर में तकलीफ दे सकती है, वो कौन सा शब्द दे सकता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट में आपको बता रहा हूं। इस शब्द को देखो, प्रकृति। कौन लगा रहा है इस पे, मात्रा लगाओ, मात्रा लगाइए। प्रकृति, प्रकृति शब्द की मात्राएं क्या होंगी, ओके, आपने बताया बिल्कुल, लेकिन आप लोग भी बताइए प्रकृति शब्द की मात्राएं क्या होंगी। ये बहुत कंफ्यूज करता है, और भी कोई शब्द आ सकता है। यहां आपको क्या ध्यान रखना है, यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो क में री है ना, इसका सीधा मतलब है क के साथ में क्या मिला हुआ है, री मिली हुई है। क्या मिली हुई है, री मिली हुई है। क के साथ में री यहां पर मिली हुई है, तो इसलिए री संयुक्त व्यंजन नहीं होगा बल्कि स्वर होगा, और स्वर होगा तो मात्रा क्या रहेगी, लघु, लघु और गुरु रहेगी। लघु, लघु और गुरु। हम क्या करते हैं, कई बार इस क्री की वजह से क्या कर देते हैं, इसको गुरु कर देते हैं।
क्री की वजह से किसको क्या कर देते हैं, गुरु कर देते हैं। और इसी तरीके से हमने लिखा परिक्रमा या परिक्रमण कर दो। इसी तरीके से हमने क्या लिखा, परिक्रयणम। अब आपको अंतर क्या ध्यान रखना है, यहां जो ये क्रय है, ये क्रय का मतलब क्या है, ये क के साथ में र मिला हुआ है, इसका मतलब ये संयुक्त है, इसका मतलब ये संयुक्त है। तो इसकी मात्राएं क्या हो जाएंगी, इसकी होंगी लघु गुरु लघु लघु गुरु। ठीक है, तो यहां पर तो इस री को यानी कि क्रय होने के कारण गुरु हुआ, तो क्रय और क्री का डिफरेंस भी आपको याद रखना है। किसका, क्रय और क्री का डिफरेंस भी आपको बिल्कुल, अजय शशि दीपिका सबने सही मात्राएं लगाई थी, क्रय और क्री का डिफरेंस भी आपको याद रख लेना है। यही, और कोई गलती इसमें होने की संभावना है ही नहीं, यही गलतियां जो है वहां पर होती हैं। क्लियर हुआ भाई संयुक्त अक्षर वाला। तो इसके अलावा तो क्या कहा था, पाद या चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु मान लिया जाता है, केवल और केवल अंतिम को, और वो भी केवल ह्रस्व को यानी लघु को गुरु माना जा सकता है, गुरु को लघु नहीं माना जा सकता, गुरु को लघु नहीं माना जा सकता। ये आपको ध्यान यहां पर रखना होगा। जैसे उदाहरण आपके सामने है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बिल्कुल। तो अब इसमें सभी मात्राएं आप लगाते जाओ। अब यदि मात्राएं लगाते हैं तो कैसी आती हैं, लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। अब ये तो हो गया गुरु। अब ये किसका लक्षण है, उपेंद्र वज्रा छंद का है। अब उपेंद्र वज्रा छंद में तो अंतिम अक्षर कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुरु। लेकिन यहां वह तो कैसा आ रहा था, लघु आ रहा था। यानी आप इसको ऐसे समझें कि भाई वह तो कैसा आ रहा था, लघु, लेकिन इस लघु को विकल्प से क्या माना जा सकता है, गुरु माना जा सकता है। केवल और केवल किसको, अंतिम वर्ण को विकल्प से क्या माना जा सकता है, अंतिम वर्ण को विकल्प। ऐसा मत करने बैठ जाना, बोले जहां छोटी पड़ रही है, बोले गुरुजी ने कहा था ना बड़ी कर लेते हैं। मैंने कहा था बड़ी करनी है, लेकिन लास्ट वाली बड़ी करनी है, ठीक है। हाँ, कहीं पहले वाला बड़ा करने लग जाओ, नहीं, लास्ट वाला। केवल चरण का अंतिम वर्ण जो है उसको विकल्प से गुरु माना जा सकता है। केवल चरण के अंतिम वर्ण को विकल्प से गुरु माना जा सकता है। सर र वर्ण के सिर पर लगेगा तो फिर तो वो आधा है, फिर तो कैसा है, आधा अपने आप ही होगा। पर्याप्तम। अब रह कैसा है, आधा है, आधा है तो ये इसको क्या करेगा, गुरु करेगा। ऊपर रहो, ये तीनों चीजें तो होती हैं, आपको तीनों ध्यान रखनी है। रे अगर ऊपर आ रहा है तो गुरु करेगा, ठीक है। रे अगर नीचे लगा आ रहा है तो भी गुरु ही करेगा। यानी आप तो ये मान लो कि र चाहे ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए, जहां भी ठीक जगह मिल जाए बेचारे को वहां लग जाए, रे होना चाहिए तो गुरु करेगा। लेकिन ये जो री है, री आती है ना, जैसे क के नीचे री आ गई, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ये पहले वाले को गुरु नहीं करेगी। त्व लघु कैसे, ये कौन है, रेखा तिवारी। बेटा त्व लघु ऐसे कि ये आधा अक्षर जो आया है ये तो पहले आ गया। अब ये क्या करता, अपने से पहले वाले कोई तो गुरु करता, लेकिन इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, और जब इससे पहले कुछ है ही नहीं तो ये गुरु करेगा कहां से, बताओ। जब इससे पहले कुछ है ही नहीं तो इसको गुरु करेगा कैसे, आप खुद बताओ। तो ये ऐसा मत कर लेना
कि इस तो बोले साहब गुरुजी ने कहा था आधा अक्षर आए तो गुरु करना है, आधा आए तो पड़ोसी को, कौन से, लेफ्ट वाले पड़ोसी को गुरु करना है, राइट वाले को नहीं, लेफ्ट वाले पड़ोसी को। अब लेफ्ट वाला पड़ोसी खुद ही आधा है तो उसको क्या गुरु करेंगे, कुछ नहीं करना। आधे का मतलब वो तो किसी काम का है ही नहीं। आधा अधूरा पड़ोसी किसी काम का होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ये आधा अपने से पहले वाले को करता, लेकिन पहले तो कुछ भी है ही नहीं। क्लियर। चलिए अब एक दो चीजें सामान्य नोट कर लो। अवग्रह का पूर्व वर्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर अवग्रह आ जाए तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अवग्रह का पूर्व वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी और ना ही इसको वर्ण के रूप में गिना जाता है, ना ही इसे वर्ण के रूप में गिना जाता है। तो सीधी दो ही मात्रा लगाएंगी, गुरु और लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु और गुरु। अवग्रह का पहले बार, कई बार हमें ये लगता है गुरुजी बताया नहीं, हमें सिखाए नहीं है कि साहब अवग्रह का क्या करना है, बताओ आ गया परीक्षा में हम क्या करें, लगाएं कि ना लगाएं। और अगर मात्राएं गलत बैठ रही हुई तो पक्का अवग्रह में कुछ ना कुछ करोगे, क्योंकि सही बैठ जाती है तब तो हम फालतू चीजों पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर सही नहीं बैठती है तो हमारा ध्यान सही जगह पर कम और फालतू जगह पे ज्यादा जाता है। ठीक है, तो इसलिए सही बिठाना जरूरी है। तो बिल्कुल अवग्रह जो है इसका कोई रोल नहीं है। इसको तो ऐसे समझो, ये ऐसा पड़ोसी है जो ना किसी से छाछ लेता है और ना किसी को छाछ देता है। दूध की तो आज के कलयुग में उम्मीद ही मत करना, छाछ दे दे वही बहुत है। अवग्रह का पहले वाले वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और नीचे लिख लो इसे वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता। शायद मैंने लिखा हुआ है इसको, आगे नहीं लिखा, बिल्कुल। अवग्रह को वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता। अवग्रह को वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता। और इसी में लिख लो, इसी में लिख लो हलंत। हलंत मतलब अर्धवर्ण, अर्धवर्ण मतलब आधा वर्ण। हलंत या अर्धवर्ण की स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती तथा उसे वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता, तथा उसे वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता। यानी आधा अक्षर भी क्या करेगा, ये तो आता ही पड़ोसी की मदद करने के लिए है बस बेचारा, बस इसके लेफ्ट साइड में पड़ोसी होना चाहिए। मदद भी लेफ्ट वाले की करता है, ठीक है, राइट वाले की नहीं करता। तो लेफ्ट वाले की पड़ोसी की मदद करने के लिए आता है, अपने से कहां, बाईं तरफ जो आएगा, ठीक है, पहले जो आएगा केवल उसी की मदद करता है। बाद वाला है वो भाड़ में जा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती, इसको वर्ण के रूप में भी नहीं गिना जाता है। तो ये तो हुआ आपका कौन सा परिचय, छंद का मात्रा ज्ञान, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, और जचे जो शब्द आपको जहां मिल जाए ना वही मात्रा लगाने लग जाओ। बचपन में चील कांटे खेलते थे तो क्या करते थे, जहां पत्थर दिखता था उसी के नीचे टिक 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 बनाई और पत्थर को उल्टा रख दिया, खेलते थे। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल वही चील कांटे खेलने हैं आप लोगों को। जहां वर्ण शब्द दिख जाए क्या करो, मात्रा लगा दो। इतना अभ्यास कर डालो कि गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य पर आ जाए। चलिए अभी यहीं विराम लेंगे 15 मिनट का। 15 मिनट बाद आपसे वापस मिलेंगे। टॉपिक होगा इसका अगला पार्ट, यानी छंद का दूसरा पार्ट। कौन सा दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम बात करेंगे पाद क्या होता है, यति क्या होता है, यति के लिए कौन कौन से चिन्हों का, संकेत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साथ के साथ में छंद के भेद कितने होते हैं, सारी चीजें अगले पार्ट में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।